দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ কালকে যে কোয়েশ্চেনটা করছিলাম ওটা কত পেজ নাম্বারটা জানো একটু বলতে পারবে, যেটা একটুখানি বাকি রয়ে গেছে? 40। 42। ম্যাম ওটার ট্রান্সফার প্রাইসটা বেরিয়েছে। বেরিয়েছে? ওটা ডাইরেক্ট ডিভাইড করলেই হয়ে যাবে, মার্কেট প্রাইস যেহেতু বলেছে, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু ওটা আগে এতগুলো ক্যালকুলেশন কেন দেখালো এটাই তো বুঝতে পারছি না। ওটা বলে দিচ্ছি। ওইখানটায় আমারও একটু প্রবলেম হয়েছে। একবার পুরোটাই জাস্ট বলে দিচ্ছি, তাহলেই হয়ে যাবে। কোয়েশ্চেনটা একবার পড়ে বুঝতে হবে আমাদেরকে। দাঁড়াও। দুটো पॉइंट ही बोला दीजिए फटाफट। अच्छा देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बोला था राना मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट बाय ए सीरीज ऑफ मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्सड अप करके। द प्रोडक्ट इज पैक्ड इन कंपनीज मेड बॉटल एंड पुट इनटू एन अट्रैक्टिव कार्टून। तो क्या हो रहा है कि ये लोग एक बॉटल में, ठीक है, एक बॉटल बॉटल भी ये लोग खुद बनाते हैं जिसमें ये प्रोडक्ट रखते हैं। ये बॉटल जो है ये बनाते खुद है, और इसमें जो प्रोडक्ट है ये भी खुद ही बनाते हैं, ठीक है। और इसको एक कार्टून में जो है, इसको एक कार्टून में पैक करते हैं। ये भी इनका खुद का ही है, ठीक है। जैसे ऑयल का बॉटल वगैरह होता है, कार्टून एक जो है उसमें पैक हो जाता है, तो वही चीज बोल रहा है। वन डिवीजन ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स द बॉटल। अब ये जो सिर्फ बॉटल है ये एक मैन्युफैक्चर करता है, एक डिवीजन, ठीक है। बॉटल मैन्युफैक्चर करता है एक डिवीजन, और दूसरा डिवीजन जो है प्रिपेयर करता है द मिक्स दैट डज द पैकिंग, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो मटेरियल डाला जा रहा है उसका काम और एक डिवीजन करता है। बेसिकली दो डिवीजन है, एक डिवीजन बॉटल बनाता है, एक डिवीजन जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोडक्ट इस बॉटल में डाल के बेचना है। द यूजर डिवीजन ऑब्टेन द बॉटल फ्रॉम द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। और जो प्रोडक्ट बनाता है वो उस प्रोडक्ट को बॉटल में डालने के लिए बॉटल डिवीजन से बॉटल लेता है। द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज ऑब्टेन द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ एम्प्टी बॉटल्स। तो ऐसे बॉटल्स मार्केट में नीड होंगे किसी और मैन्युफैक्चरर को भी, तो उन्होंने भी इनसे डिमांड किया है कि हमें खाली बॉटल चाहिए, ठीक है। तो जिन्होंने सप्लायर ने डिमांड किया है उन्होंने बोला है, उनके हिसाब से इन्होंने अपना प्राइस लगाया है, ठीक है। बोला है कि अगर 8 लाख बॉटल खरीदोगे तो 14 लाख लेंगे, अगर 12 लाख खरीदोगे तो 20 लाख लेंगे, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये राणा मैन्युफैक्चरिंग का बॉटल डिवीजन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला था द बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज ऑब्टेन द फॉलोइंग कोटेशंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ एम्प्टी बॉटल। अगर एम्प्टी बॉटल सप्लाई करेगा तो इस तरह का प्राइस जो है वो लगा सकता है। 8 लाख के लिए 14 लाख और 12 लाख के लिए 20 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब बॉटल को मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बता रखा है 10 लाख 40 और 14 लाख 40। सेल्स वैल्यू एंड द एंड कॉस्ट इन द मिक्सिंग पैकिंग डिवीजन आर, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है। मिक्सिंग पैकिंग, मिक्सिंग मतलब जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का मिक्स बन रहा है, और ये मतलब प्रोडक्ट का एज वेल एज पैकिंग डिवीजन का ये टोटल खर्चा बता रहा है, टोटल सेल्स बता रहा है। अगर 8 लाख बॉटल सेल्स होता है तो सेल्स वैल्यू क्या है, अगर 12 लाख बॉटल सेल्स होता है तो सेल्स वैल्यू क्या है, और कॉस्ट क्या है। जिसमें से ये वैल्यू थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, ये हम लोगों ने रेक्टिफाई किया था, बता देते कितना था। और यहाँ पर ये जो है ये स्टार दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें बॉटल का कॉस्ट ऐड नहीं है, ठीक है। ये हमें डेटा दे दिया था। फिर यहाँ पर नीचे बोल रखा था कि देयर इज अ कंसिडरेबल डिस्कशन एज टू द प्रॉपर ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम द बॉटल डिवीजन टू द मार्केट डिवीजन। द डिविजनल बोल रहा है कि देयर इज अ कंसिडरेबल डिस्कशन एज टू द प्रॉपर ट्रांसफर प्राइस, मतलब बॉटल डिवीजन और मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उनके अंदर एक डिस्कशन चल रहा है कि अगर हम लोग आपसे बॉटल लेते हैं तो ट्रांसफर प्राइस क्या लगाएंगे। द डिविजनल मैनेजर सैलरी इज इंसेंटिव बोनस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द सेंटर। क्योंकि प्रॉफिट से रिलेटेड है उनका जो भी प्राइस है, ठीक है, मतलब जो सॉरी जो सैलरी है, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके इंसेंटिव दिया जाएगा। तो मैनेजर को प्रॉफिट तो चाहिए, तो वो ट्रांसफर प्राइस सोच के ही डिसाइड करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो फॉर द गिवन 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द 2 डिवीजन।
पहला क्वेश्चन ये बोला था हम लोग को, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें दो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी का प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना है दोनों डिवीजन का, ठीक है, हमें दोनों डिवीजन मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग दोनों डिविजन्स का पहला बात है हमें प्रॉफिट दिखाना है, एंड द टोटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू द कॉस्ट मार्केट प्राइस। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है हमें टोटल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होगा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, और टोटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकाल के उसके बेसिस पे हमें ट्रांसफर प्राइस निकालना है जब शेयर प्रॉफिट रिलेटेड विद कॉस्ट होगा और शेयर प्रॉफिट रिलेटेड विद मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। अब हम लोगों को इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को बोला गया था कि हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो फॉर द गिवन टू लेवल्स ऑफ द एक्टिविटी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू डिवीजन, हमें दोनों डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखाना था। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग का दोनों डिवीजन क्या क्या है, दोनों डिवीजन है हम लोग का, एक तो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन और एक है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे, पहले इसका हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, मतलब पहला आंसर हम लोग का यहां तक होना चाहिए, ठीक है, यहां तक होना चाहिए, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब चेक करते हैं। प्रॉफिट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सेल्स क्या है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। अब सेल्स देखते हैं, ठीक है, इनका सेल्स, टोटल सेल्स कितना बता रखा है, टोटल सेल्स हम लोग को बता रखा है, देखो 91,20,000 और 1,27,80,000। अब यही वाला क्यों लेना है, ये वाला क्यों नहीं लेंगे, ये तो बॉटल का सेल प्राइस है, ठीक है, ये टोटल सेल्स वैल्यू है, टोटल सेल्स वैल्यू किस चीज का है, सेल्स वैल्यू एंड द कॉस्ट, कॉस्ट में सिर्फ बॉटल का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं हमें बता दिया है। मिक्सिंग एंड पैकिंग डिवीजन मतलब पूरे कंपनी का सेल्स वैल्यू बता रखा है, पूरे कंपनी का सेल्स वैल्यू हो गया 91,20,000 और 1,27,80,000। अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कितना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कितना होगा, दो डिवीजन का जो कॉस्ट होगा, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, वो ये वाला थोड़ा सा अमाउंट गलत दिया हुआ है, जो अमाउंट लिखा हुआ है वो होना चाहिए 96,80,000 और ये वाला वैल्यू 96,80,000 और 64,80,000, ये वैल्यू हम लोग का होना चाहिए था 64,80,000, ठीक है। अब इसमें क्योंकि कॉस्ट ऑफ बॉटल एक्सक्लूडेड है तो वो भी ले लेंगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट मतलब तो दो डिवीजन का कॉस्ट, तो बॉटल बनाने का इन हाउस कॉस्ट कितना है, तो ये देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट बॉटल बनाने का कितना है 10,40,000 और 14,40,000, ठीक है, 10,40,000 और 14,40,000 कैसे पता चला ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का ही है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया था कि सप्लाई एम्प्टी बॉटल सप्लाई करने का ऑफर आया है इस डिवीजन को, उन्होंने टोटल प्राइस ये ऑफर किया है और इसको बनाने का इसके जस्ट बाद ही दिया हुआ है, तो इसको बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रखा है, ठीक है। ये सिर्फ बॉटल डिवीजन का सेल प्राइस और बॉटल डिवीजन का कॉस्ट प्राइस बता रखा है, हम लोग निकाल रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर बोला था ना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट दिखाना है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का दो डिवीजन का कॉस्ट माइनस करने से हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, माइनस करने से हम लोग को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट मिल गया, अब हम लोग को क्या करना है, अब सेलिंग ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करनी भी इसके साथ साथ बोला था, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग शेयर्ड प्रॉफिट मेथड और मार्केट प्राइस से ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर ही दिखा दिया था, इसको हम लोग बाद में भी चाहे तो कर सकते हैं। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ये हम लोगों ने क्या निकाला था, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड ऑन द कॉस्ट बेसिस। अब ये प्रॉफिट निकल गया, अब हम लोग इससे ट्रांसफर प्राइस यहाँ पर निकाल के दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। अब हम लोगों ने कैसे निकाला, ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा कोई डिपार्टमेंट का या फिर ओन कॉस्ट, जो ट्रांसफर करेगा उस डिपार्टमेंट का ओन कॉस्ट, यानी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का ओन कॉस्ट 10,40,000, 8 लाख बॉटल के लिए 14,40,000, अगर 12 लाख बॉटल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाना चाहिए। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट के ऊपर शेयर करना पड़ेगा, तो यहां पर 8 लाख बॉटल अगर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है कंपनी का 16 लाख। अब ये 16 लाख पे हम लोग रेशियो लगाएंगे, ठीक है, कॉस्ट का रेशियो, कॉस्ट कितना है, दिस वन प्लस दिस वन, मतलब टोटल हो गया 75,20,000 मतलब 75.20, और अगर हम लोग बॉटल का निकाल रहे हैं तो फिर ये लिखना पड़ेगा, तो 10.40 ऐसे करके हम लोग का ये वैल्यू आया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी निकाल सकते हैं, तो 16 लाख इंटू 75.20
60.20 और यहाँ पर हो जाएगा 64.80। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का ये वाला आ गया प्रोडक्ट डिवीजन का। ठीक है, अब सिमिलरली अगर 12 लाख बॉटल का कैलकुलेशन होता है, इन दैट केस हम लोग का प्रॉफिट आ जाता है 16,60,000। तो 16.60 इंटू यहाँ पर कॉस्ट है 11.12 और यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम लोग बॉटल का निकाल रहे हैं तो 14.40। ठीक है, इस तरह से ये वाला आया है। और यहाँ पर 16.60 इंटू ये हो जाएगा 96.80 डिवाइडेड बाई 11.12, मतलब पूरा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का शेयर ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन का प्रॉफिट, शेयर ऑफ बॉटल डिवीजन का प्रॉफिट, ये और ये। ठीक है, ये दोनों साइड में बॉटल वाला, ये दोनों साइड में प्रोडक्ट वाला। अब ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट या फिर ओन कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफेरर डिपार्टमेंट, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, मतलब 10,40,000 ये वाला, और उसके साथ प्लस हो जाएगा 2,21,276। ठीक है, और इधर हो जाएगा बॉटल का कॉस्ट 14,40,000 वेरिएबल कॉस्ट प्लस उसका शेयर्ड प्रॉफिट। तो ये हो गया टोटल ट्रांसफर प्राइस। अब डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉटल से, ये 8 लाख बॉटल के लिए, ये 12 लाख, तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफर प्राइस पर बॉटल। ठीक है, पर बॉटल। ये हो गया, ये पहला पॉइंट को हम लोगों ने दो आंसर एक साथ कर दिया, मतलब हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल लिया और हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइस भी निकाल लिया। फिर से हमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। ठीक है, फिर से हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोला है। देखो यहाँ पर बोला है टू लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से, यू आर रिक्वायर्ड टू शो फॉर द गिवन टू लेवल ऑफ एक्टिविटी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू डिविजन्स and the total organization, profitability of the two division and the total organization on appropriate transfer price basis। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाले थे वो क्यों निकाले थे बताते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पर मैंने लिखा था प्रॉफिटेबिलिटी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट में हम लोग क्या बेच सकते हैं? यहाँ पर 8 लाख बॉटल के हिसाब से या फिर 12 लाख बॉटल के हिसाब से। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू, अब देखते हैं हम लोग सेल्स वैल्यू कितना आ रहा है। तो सेल्स वैल्यू हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग बॉटल बेचते हैं, ठीक है, मार्केट में अगर बॉटल बेचते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से हमें प्रॉफिट निकालने बोला है, तो मार्केट में हम लोग बॉटल के साथ प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और एक सिर्फ बॉटल को भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ बॉटल बेचते हैं जिसका कोटेशन प्राइस हम लोगों ने सप्लायर को दिया था, तो 8 लाख और 12 लाख बॉटल बेच सकते हैं। प्राइस हम लोगों ने 14 लाख और 20 लाख लगाया है, ये देखो 14 लाख और 20 लाख, और इस बॉटल को बनाने का खर्चा है 10,40,000 और 14,40,000। ये देखो 10,40,000 और 14,40,000, ये लेस करने से जो प्रॉफिट आया, ये कौन से डिवीजन का आया? ये लेस करने से जो प्रॉफिट आया, ये हम लोग का आया बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हम लोग का बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया 3,60,000 और यहाँ पर आ रहा है 5,60,000। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। हम लोग चाहे तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे बॉटल मैन्युफैक्चर्ड डिवीजन, क्योंकि मार्केट में हम लोग खाली बॉटल भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का प्रॉफिट निकालेंगे। अगर हम लोग प्रोडक्ट बना के बॉटल में डाल के फिर उसे बेचते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा? ठीक है, कॉस्ट और सेल्स, तो सेल्स तो हम लोग का ये हो जाएगा 91,20,000, 1,27,80,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ, हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर? देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बॉटल, दोनों का टोटल कर सकते हैं या फिर मैंने अलग अलग माइनस किया है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना लिया है? जो वैल्यू था, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, 96 लाख, यहाँ पर कितना आया था 96,80,000 और ये हो गया था हम लोगों का 96,80,000, एक मिनट देख लेते हैं, 96,80,000 और ये वाला 64,80,000, 14 लाख और 96 लाख, ये 90 लिखा है, मुझे लगा 96,80,000 20 लाख। बताते देखो, अगर हम लोग प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं तो हम लोग का कॉस्ट आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा गलत है, ये हम लोग का हो जाएगा लगभग 64,80,000 और ये हो जाएगा 96,80,000। वही लिखा है, देखो वही लिखा है 64,80,000 और 96,80,000। लेकिन जब हम लोग प्रोडक्ट बना के और उसको बॉटल में डाल के बेचेंगे तो हमारा बॉटल का भी कॉस्ट आएगा। ठीक है,
अब बॉटल का कॉस्ट हमें मार्केट प्राइस में लेने के लिए बोला है, बॉटल का कॉस्ट हमें मार्केट प्राइस, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट प्राइस के बेसिस पे बोला है, तब हम लोग बॉटल का कॉस्ट कितना लगाएंगे, तब हम लोग बॉटल का कॉस्ट जो है हम लोग ये वाला लगाएंगे 14 लाख और 20 लाख, क्योंकि मार्केट में यही बॉटल 14 लाख और 20 लाख में मिलता है। तो अगर हम लोग अपने डिवीजन से नहीं लेते हैं, इन दैट केस अगर हम लोग अपने डिवीजन से नहीं लेते, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमें बोला है कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे पूरा प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। तो मार्केट में तो एम्प्टी बॉटल 14 लाख और 20 लाख में मिलेगा, हमारे डिवीजन ने तो डिसाइड किया कि मार्केट में ये लोग बेचते हैं। अगर हमारा डिवीजन नहीं बनाता तो मार्केट से हम लोगों को 14 लाख और 20 लाख में बॉटल खरीदना पड़ता, 8 लाख बॉटल 14 लाख में और 12 लाख बॉटल 20 लाख में। इन दैट केस हम लोग का प्रॉफिट ये आ जाता, ठीक है, 12 लाख 40 और 11 लाख, ठीक है, ये हम लोग को पूछा था। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट ये हो गया हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का, और ये हो गया हम लोगों का क्या बोलते हैं बॉटल डिवीजन का। तो 3 लाख 60 और 12 लाख 40, ये हो गया हम लोग का 16 लाख, ठीक है, 16 लाख, और यहाँ पर हो गया 16 लाख 60, और यहाँ पर कितना आया था, देखो यहाँ पर आया था हम लोग का 16 लाख और 16 लाख 60, मतलब दोनों बेसिस पे हम लोग का प्रॉफिट सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों बेसिस पे हम लोग का प्रॉफिट सेम आ रहा है। अब हम लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक पॉइंट कंप्लीट हो गया कि प्रॉफिट हम लोगों ने दोनों तरह से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक एक क्वेश्चन का पहला पैटर्न यहाँ तक था, ठीक है, कि हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, और यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है मार्केट प्राइस बेसिस पे। वहां पर ट्रांसफर प्राइस निकालने बोला था, हम लोगों ने निकाल लिया शेयर्ड और कॉस्ट बेसिस पे, और यहाँ पर भी हम लोग को ट्रांसफर प्राइस निकालने बोला है, जो कि मार्केट बेसिस पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, मार्केट में प्राइस चल रहा है 14 लाख और 20 लाख, ठीक है, मार्केट प्राइस बेसिस पे। तो ये हो गया 14 लाख, ये हो गया 20 लाख। अब डिवाइड कर देंगे 8 लाख से, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 12 लाख से। तो डिवाइड करने से हम लोग को ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा, जैसे हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ये हो जाएगा 1.75 पर बॉटल, और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 12, यानी 1.67 पर बॉटल, ठीक है, यही नहीं हो रहा था हम लोग का पर बॉटल, ये वैल्यू आ जाएगा पर बॉटल, देख लेते एक बार 1.75 1.67। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज जो दिया हुआ है हमें समझना पड़ेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो फॉर द गिवन 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग और एक हो जाता है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टू डिवीजन, दोनों डिवीजन का प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग, एंड द टोटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एन अप्रोप्रिएट ट्रांसफर प्राइस, on appropriate transfer price determined on the basis of shared profit related to cost और market price। तो हम लोग को पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकालना पड़ा, ठीक है, एक हो गया हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइस के लिए प्रॉफिट निकाला, और एक हम लोग को मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर हम लोगों ने मार्केट प्राइस बेसिस पे ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट किया। বলো বুঝতে পারলে কেন কেন এটা দুবার হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম, বলছি ম্যাম যদি কোনো ডিসিশন দিতে হতো এখানে তাহলে কোন ট্রান্সফার প্রাইসটা নিত? এখানে 1.7 আসছে পার বটলে, দেখো এখানে 1.5, তাহলে এটাই নিতাম, আমি পার বটলেরটা দেখবো। এখানে আমার ট্রান্সফার প্রাইস 1.57 আসছে, এখানে 1.379 আসছে, তাহলে যখন নেগোসিয়েশন করবে তখন এটা মিনিমাম হচ্ছে, ঠিক আছে, তার মানে মিনিমাম ট্রান্সফার প্রাইস এটা হবে, ভেরিয়েবল কস্টটা তো নিয়ে নিচ্ছে প্রফিটটা নিয়ে, তাহলে আমার এটাই প্রফিটেবল হবে না অর্গানাইজেশনের জন্য, এটা কম পড়ছে, এটা 1.5 পড়ছে, এটা 1.7 1.67, এটা বেশি পড়ছে, বেশি তো পড়বে না, কারণ এখানে আমরা বটলের দামটা মার্কেট প্রাইসে নিয়েছি, যেহেতু মার্কেট প্রাইসে করতে বলেছে। তাহলে আমার এইটাতেই আমার করা উচিত, ট্রান্সফার প্রাইসটা অন দা বেসিস অফ প্রফিট শেয়ার্ড অন কস্ট বেসিস করা উচিত, তবেই আমার লাভ হবে, নাহলে তো আমার ট্রান্সফার প্রাইস বেশি পড়ে যাবে, আমি যদি এইভাবে ট্রান্সফার করি তাহলে আমার প্রোডাক্টের কস্ট বেশি হয়ে যাবে, মানে আমাকে গোল কনকারেন্সিটাও তো দেখতে হবে না, মানে গোল কনকারেন্সি মিনস আমি এই জন্য বলতে চাইছি, এটা ওটা আলাদা মেথড ঠিকই, কিন্তু আমাকে তো সবার জন্য ভাবতে হবে, আমার কোনো ডিপার্টমেন্টের লস যেমন আমার হওয়া উচিত না, সেরকম আমার কোনো রকম ভাবে মেন অর্গানাইজেশনের ক্ষতি হোক সেটাও হবে না। এইটা যদি হয় সেক্ষেত্রে মেন অর্গানাইজেশনের ট্রান্সফার প্রাইসটা কম পড়ছে না, তাহলে এতে বেশি বেনিফিট আছে, আর এটা করলে তো বেনিফিটটা কম হয়ে যাবে, কারণ 1.7 করে পড়ছে, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এখানে যদি শুধু ট্রান্সফার প্রাইসটা বলতো
তাহলে এইটা ডাইরেক্ট আনসার হয়ে যেত, এগুলোর কোনো দরকারই ছিল না, কিন্তু এখানে ট্রান্সফার প্রাইসের সাথে সাথে ভেতরে এই ব্যাপারটাও বলে দিয়েছে। সো ফর দ্য গিভেন টু লেভেলস অফ অ্যাক্টিভিটি প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য টু ডিভিশনস, এইভাবে বলে দিয়েছে দুটো ডিভিশনস এর প্রফিটেবিলিটি বের করতে হবে, অ্যান্ড দ্য টোটাল অর্গানাইজেশন বেসড অন অ্যান appropriate transfer price, total organization based on appropriate transfer determined on the basis of shared profit related to cost। তাহলে তো আমাকে পুরো অর্গানাইজেশনের শেয়ার প্রফিট মেথড যেটা হয় সেটা ফলো করতে হবে বলে প্রথম পার্টটা হলো। তারপরে বলেছে ট্রান্সফার প্রাইস বের করতে মার্কেট প্রাইস, তা ট্রান্সফার প্রাইস অন দ্য বেসিস অফ মার্কেট প্রাইস যদি বের করতে হয় তাহলে আমার শুধু এইটুকুটাই আনসার হবে, এই লাস্ট লাইনটা। কিন্তু এইটা আমরা এই জন্য করলাম কারণ আমাদেরকে প্রফিটেবিলিটিটাও বের করতে বলেছে, দুটো লেভেলস অফ অ্যাক্টিভিটির আলাদা আলাদাও বের করতে বলেছে, তাহলে মার্কেট প্রাইসের উপরেও প্রফিটটা বের করে নিই। আচ্ছা, তো ট্রান্সফার প্রাইসটা হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের কমপ্লিট। এবারে আমি ওই স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংটা বলে দিই, ওটা কত পেজ নাম্বারে আছে? ওই বাজেটের এইগুলো যেগুলো বাজেটেড ওভারহেড, ফিক্সড ওভারহেড এর পরে আছে। ম্যাম 147। যে অঙ্কটা হচ্ছিল না ওইটা ওইটা বলো, ওইটা করে দিচ্ছি। 17 না কত একটা ছিল, 16 16। 16 পেজ নাম্বার ওইটা। ইলেভেন। अच्छा देखो इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड 4000, एक्चुअल 3000, ये यूनिट है, इतना इतना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है, एक्चुअली में इतना हुआ है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 एंड 21, 20 फॉर 4000 यूनिट, 21 फॉर 3800 यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 40,000, फिक्स्ड ओवरहेड 39,000, वेरिएबल वाला बाद में करते हैं, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोला है, फिक्स्ड ओवरहेड में हम लोग को बोला है एक्सपेंडिचर वॉल्यूम एफिशिएंसी कैलेंडर, ऑल्सो प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द स्टैंडर्ड। अच्छा रिकंसिलिएशन छोड़ते हैं एक बार, तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि ये तीन तरह का, ये 1 2 3 4 5 तरह का हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है वेरिएंस, तो हम लोग जैसे करते हैं ना वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली आवर्स लिखते हैं, तो आवर्स से रिलेटेड कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, डेज वाला डेटा अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल नहीं है, अगर डेज और जो क्या बोलते हैं आवर दोनों अवेलेबल होता है तो हम लोग बाकी क्वेश्चन जैसे करे हैं वैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास आवर्स है ही नहीं, डेज है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन को डेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बजटेड आवर लिखते हैं वैसे हम लोग लिखेंगे बजटेड डे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल डे, यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड डे, यहाँ पर रिकवरी रेट, यहाँ पर हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। ये हम लोग कब करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ डे अवेलेबल है और कोई आवर अवेलेबल नहीं है, आवर और डे दोनों अवेलेबल होता है तो वहां पर हम लोग कैसे करते वो तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बजटेड डे कितना है, बजटेड डे है 20, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वो उसी को बजट मानेंगे 20, और एक्चुअल है 21, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 और यहाँ पर लिखेंगे 21, ठीक है। ये हो गया 20 और ये हो गया 21।
और स्टैंडर्ड डे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब रिकवरी रेट और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है देखते हैं। देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा वाला लिखेंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 और एक्चुअल 39,000, 40,000 और 39,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने 40,000, यहाँ पर लिख देंगे 39,000। अब रिकवरी रेट बताओ कितना होगा, रिकवरी रेट कितना हो जाएगा फिर, डिवाइड करके जैसे होता है 20 डेज में 40,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा रिकवरी रेट, 2000। 2000, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2000 आ जाएगा, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड डे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोगों का यहाँ पर स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है बेसिकली, ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट जैसे होता है वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डे फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है और कितने दिन में है, 20 दिन में 4,000 यूनिट, तो फिर 3,800 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था, वही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा। बोलो 19। 19 কিভাবে বেরোবে, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4,000 के लिए 20, तो 20/4,000 इंटू 3,800, 19, ठीक है, ये हो गया 19 डेज, ये हम लोग का आ गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ठीक है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, मल्टीप्लाई कर लो 38,000, ठीक है। अब जैसे करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है निकल के, और इसके साथ इसको माइनस करेंगे, इसमें आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा फिर, 38,000 माइनस 39,000, 1,000 क्या हो जाएगा, 1,000 एडवर्स। एडवर्स। और ये क्या निकलता है, ये निकलता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का और एक नाम होता है स्पेंडिंग भी बोलते हैं, लिख लो, एक्सपेंडिचर को स्पेंडिंग भी बोलते हैं, बजटेड भी बोलते हैं। जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वही फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस है, और वही फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड वेरिएंस है, एक ही बात है। अब इसका बताओ कितना होगा, इससे इसको माइनस करना है, 40,000 माइनस 39,000 मतलब 1,000 क्या हो जाएगा फेवरेबल, 1,000 फेवरेबल हो गया। अब इससे लेके इसको माइनस करते हैं, तो 38 माइनस 40 ये क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है। 38 माइनस 40 कितना हो जाएगा, नहीं 2,000 एडवर्स है ना, 2,000 एडवर्स आ रहा है, चेक कर ले एक बार ये तीनों सही आया है कि नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा 1,000 एडवर्स, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब ये वाला एक्सपेंडिचर मतलब बजटेड 1,000 फेवरेबल, 1,000 फेवरेबल, वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा 2,000 एडवर्स, वॉल्यूम आ गया 2,000 एडवर्स, ठीक है। और बचा क्या, और एफिशिएंसी और कैपेसिटी, तो एफिशिएंसी इस तरह से कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, ये होता है एक्सपेंडिचर, ये मैंने एक्स लिख दिया, ये सिर्फ ई लिखा है एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कैसे कैलकुलेट होगा, 19 माइनस 21 यानी 2 इंटू 2,000, ठीक है, 2 डेज का गैप है, 2 इंटू 2,000 4,000। अब ये सॉरी एडवर्स होगा कि फेवरेबल होगा, अगर 19 डेज में होना चाहिए था काम 21 डेज में हुआ, तो फेवरेबल हुआ कि एडवर्स हुआ, ये तो समझ सकते हैं ना हम लोग, स्टैंडर्ड तो ये हम लोग एडवर्स, ठीक है। और ये वाला, अब क्योंकि कैलेंडर का यूज उस तरह से नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाला इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, ये कैपेसिटी, यहाँ पर कैलेंडर आएगा नहीं, ठीक है, कैलेंडर तब आता है जब हमारे पास आवर के साथ साथ डेज भी अवेलेबल होता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, तो 21 माइनस 20 इंटू आर, तो 21 माइनस 21 इंटू 2,000, तो 2,000 हो गया, 2,000 फिक्स्ड वेरिएबल क्या बोलते हैं एडवर्स होगा कि फेवरेबल होगा, 21 माइनस 20 ये एडवर्स फेवरेबल। अच्छा, तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, हम लोग का कैलेंडर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है हम लोगों का 4,000 एडवर्स, चेक करते हैं पहले, एफिशिएंसी है 4,000 एडवर्स और कैलेंडर है 2,000 फेवरेबल।
अच्छा इसको कैलेंडर बोलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये डेज है ना, तो इसको कैपेसिटी नहीं, इसको कैलेंडर बोलेंगे। ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। फिक्स्ड ओवरहेड इसको कैलेंडर बोलेंगे क्योंकि ये डेज का बात है, कैपेसिटी का बात नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटी आवर होने से बोलते हैं, तो ये हो गया कैलेंडर बोलेंगे, तो यहाँ पर आ गया। तो देखो मेन बात ये है, हम लोग को इतना समझना है कि हम लोग जैसे सीखे थे वैसे ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर कैलेंडर मतलब डेज आवर दोनों रहेगा तो फिर जैसे सीखा था वैसा होगा। और अगर सिर्फ डेज रहेगा तो इस तरह से होगा, ठीक है, सिर्फ डेज रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब इसमें हम लोग का एक वेरिएबल वाला भी पॉइंट था, ठीक है, तो वेरिएबल वाला पॉइंट भी बता देते हैं। वेरिएबल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए पहले वो देख लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड में कौन कौन सा वेरिएंस आता है वो पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड में हम लोग का मेनली तीन तरह का वेरिएंस आएगा, ठीक है। एक हो जाता है एफिशिएंसी, बजटेड और कॉस्ट, ठीक है, तीन हो जाएगा। एक हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। और कॉस्ट दो एक्चुअली ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसका मेन वेरिएंस ये वाला हो गया कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब कॉस्ट दो वजह से जो है डिफर कर सकता है यहाँ पर, और दो रीजन है। एक है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के वजह से, एफिशिएंसी के वजह से हमारा कॉस्ट में चेंजेस हो सकता है, या फिर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस का चेंजेस हुआ, या फिर बजट बोल सकते हैं इसका नाम, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और बजट या फिर प्राइस, ठीक है। ये दो तीन होता है, ये दोनों के वजह से ये होता है। कॉस्ट में चेंजेस क्यों आएगा, हो सकता है हम लोगों ने जो मटेरियल खरीदा, जैसे वेरिएबल ओवरहेड मतलब तो मटेरियल वगैरह हो गया ना, या फिर लेबर का पेमेंट हमारा कम बेसी हो गया पर आवर या पर यूनिट जैसे भी था, या मटेरियल का कॉस्ट कम बेसी हो गया, ये हो सकता है। और दूसरा हम लोगों का एफिशिएंसी मतलब काम जो है, टाइम जो है उसका कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, एफिशिएंटली काम हुआ कि नहीं हुआ, ये दो रीजन हो सकता है। अब इसको कैसे करके हम लोग दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाते हैं। देखो हम लोग को यहाँ पर एक, दो और तीन, ऐसे तीन कॉलम करना पड़ेगा। डेटा क्या क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 1 - 2, 2 - 3 और 1 - 3, ये हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का यहां से यहां तक, ये हो गया 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 यहां से यहां तक हो गया 2 - 3, और यहां से यहां तक हो जाता है 1 - 3, सेम जैसे बाकी चीजों का हम लोग करते हैं उसी पैटर्न में। अब इसको लिखेंगे क्या, देखो 1 और 2 माइनस करने से हमारे लिए कॉमन पार्ट क्या है, स्टैंडर्ड रेट कॉमन है। ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो एक्चुअल आउटपुट हुआ है उसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड कितना टाइम लग सकता था, लेकिन एक्चुअली हमारा कितना टाइम लगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमें कौन सा डिफरेंस बता रहा है, यहाँ पर चेंज तो रेट में मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे चेंज टाइम में दिख रहा है, ठीक है। तो चेंज अगर टाइम में दिख रहा है तो ये हम लोग का क्या बताएगा, टाइम के वजह से यानी एफिशिएंसी के वजह से, तो ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब 2 - 3 का डिफरेंस देखो, यहाँ पर कॉमन क्या है, एक्चुअल आवर कॉमन है, अलग क्या है, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, इसका मतलब रेट का बात हो रहा है यानी प्राइस, तो ये हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस या फिर बजटेड वेरिएंस, ठीक है। अब ये ई लिखने से दोनों जगह पे हो सकता है हमारा कंफ्यूजन हो जाए, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस लिख देते हैं, लेकिन जो प्राइस है वही एक्सपेंडिचर है वही बजट है, ठीक है। और 1 - 3 का मतलब ये पूरा देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर एक्चुअल रेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पर एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या सोचा था कि सपोज अगर हम लोग 100 यूनिट बनाए हैं, ठीक है, अगर हम लोगों ने 100 जो भी यूनिट बनाया है उसके लिए अगर हमें 10 घंटा टाइम लगा है, वही यूनिट अगर हम लोग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाते तो हमें जितना टाइम लगता कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मान लेते हम लोगों ने सोचा था कि उस हिसाब से 9 घंटा लगता, ठीक है। और रेट जो था, और यहाँ पर रेट जो है, इसका मतलब कॉस्ट
ये हो जाएगा कॉस्ट, क्योंकि ये टोटल कर रहे हैं ना, रेट के साथ आवर का टोटल करने से कॉस्ट आता है, रेट के साथ आवर का टोटल करने से कॉस्ट आता है। तो अगर हम लोग 10 यूनिट बनाए हैं तो 10 यूनिट बनाने का एक्चुअली कितना खर्चा है, 10 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड में क्या खर्चा होता, ये दोनों का डिफरेंस हमें 1 - 3 बता रहा है, यानी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में ही हमें मिलेगा, जो भी हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। देखो क्या बोला है 16 नंबर क्वेश्चन में, वेरिएबल ओवरहेड का क्या क्या डेटा दे रखा है। वेरिएबल ओवरहेड में हमें लिखना क्या क्या है, एक तो हमें ये लिखना है, पॉइंट 1 में हम लोग दे देते हैं स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये 1 हो जाएगा, 2 और ये 3 में हो जाएगा एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर। ठीक है, और 2 में हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि रेट हर जगह पे स्टैंडर्ड वाला ही होता है, एक्चुअल वाला एकदम लास्ट कॉलम में होता है, यहाँ पर 3 है तो 3 नंबर पे ये जाएगा। ठीक है, इनटू एक्चुअल आवर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है। वेरिएबल ओवरहेड है 12,000 स्टैंडर्ड का। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड है 12,000 वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब हम लोग को देखना है, देखो इस क्वेश्चन में हमारा ये पॉइंट इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड नहीं चाहिए, हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड बोला है। तो वेरिएबल ओवरहेड नॉर्मली तीन तीन तरह का हो सकता है, हमें कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग जो भी कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हम लोग 20 डेज काम करने पे वेरिएबल ओवरहेड हो रहा है 12,000, या फिर यूनिट के हिसाब से देखें, नॉर्मली आवर नहीं है तो डेज के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, तो 12,000 जो है खर्चा होगा कितना यूनिट बनाने में, कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, 4,000 यूनिट बनाने में खर्चा होगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कैसे इन्होंने क्या कितना सारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकाला है। हाँ, यूनिट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेज के हिसाब से करेंगे ना तो वो काफी ज्यादा दिखेगा। ये देखो वेरिएबल ओवरहेड 12,000 है और यूनिट कितना बना है, 4,000 यूनिट बना है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट पहले निकालेंगे। स्टैंडर्ड रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले स्टैंडर्ड रेट। 12,000 वेरिएबल ओवरहेड है 4,000 यूनिट बनाने का, स्टैंडर्ड रेट हम लोग यहाँ पर यूनिट पे निकाल लेते हैं, ₹3 पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड रेट, ₹3 पर यूनिट, ये निकाल लिया। यहाँ पर भी ₹3 हो जाएगा, और ये एक्चुअल रेट है। एक्चुअल रेट कितना है, 12,000 और ये हो जाएगा 3,800। तो एक्चुअल रेट 12,000 और 3,800 यूनिट, देखते हैं डिवाइड करके कितना आता है, 12,000 और 3,800 यूनिट। तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, 3.157 ऐसे कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का पूरा आंसर आने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसका टोटल 12,000। ठीक है, इसका टोटल हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं 12,000, इसका भी टोटल निकाल लेंगे, इसका भी टोटल। अब एक्चुअल आवर जो है ये हो गया, यहाँ पर आवर नहीं, एक्चुअली हम लोग यूनिट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो 3,800, तो 3 इंटू 3,800, तो ये हो गया 11,400। ठीक है, और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना, एक मिनट, कैसे क्या है? गलत हो जा रहा है क्या मेरा, 3 इंटू 3,800 वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में निकाला है, 3 इंटू 3,800, ये तो मैंने भी किया है। ठीक है, और यहाँ पर 12,000, नहीं ठीक ही हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग को देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये ना आवर नहीं होगा, इसे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये आवर नहीं होगा, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इस तरह से, और स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं लिख के स्टैंडर्ड रेट इनटू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन स्टैंडर्ड क्या निकालेंगे, ये तो हम लोग का आ रहा है आउटपुट, এটা কি হবে, ম্যাম বলছি ওই হ্যাঁ 4,000 3,800 যেটা দেওয়া না, হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ, আওয়ার্স দেওয়া না ইউনিট? ও দাঁড়াও এক মিনিট, ইউনিট ফোর কিন্তু ওই যে থাউজেন্ড বইতে যখন ভেরিয়েবল ওভারহেড ভেরিয়েন্সটা বের করেছে ওখানে 4,000 না আওয়ার নিয়েছে। বাজেটেড আওয়ার নিয়েছে, তাহলে কি এটা ইউনিটটা ভুল করে লিখে দিয়েছে নাকি, এটা আওয়ারই হওয়ার কথা।
আমরা ফিক্সডে যখন করলাম তখন কি করলাম? ফিক্সডে তো এটার সেরকম ইউজ করিনি আমরা, তাই না? এইখানে করেছি তো। ওই যে ডেজ যেটা বের করলাম স্ট্যান্ডার্ড ডেজ হ্যাঁ তখন হ্যাঁ, ওইখানটাতে ইউজ করেছি। এটা আবার ক্লিয়ারলি বলেনি এখানটাতে, মানে এখানে আমি ইউনিট এই জন্যই বলছি কারণ এখানে দেখো ইউনিট লিখেছিল না, তাহলে ইউনিট স্ট্যান্ডার্ড আর অ্যাকচুয়াল, তাহলে এইটাই তো ইউনিট বোঝাচ্ছে বোধহয়, কারণ এইটা রুপিস, এটা রুপিস, এটা ডেজ, আর এখানে ইউনিটটা তাহলে আচ্ছা ইউনিট মানে কি এগুলো লিখেছে ইন ডেজ, ইন ফিক্সড ওভারেড, এটা রুপিস আর ডেজ, আচ্ছা আচ্ছা এটা ইউনিটের কলাম। আচ্ছা এটা আওয়ার্স আছে, ঠিক আছে। তাহলে এটা যদি আমরা আওয়ার্সই ধরি তাহলে এটা আমরা লিখতে পারবো অ্যাকচুয়াল আওয়ার যেটা লিখেছিলাম, তাহলে ওটাই লিখে নিচ্ছি। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये वाला फिर क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर और एक्चुअल आवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिट नहीं होगा, ये फिर आवर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये आवर हो जाएगा, आवर, यहाँ पर आवर हो गया। अच्छा ये पर आवर, अच्छा तो यहाँ पर हो जा रहा है, इसका मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब अगर ये आवर ही आवर है, क्योंकि ये यूनिट का मतलब ये सब बोल रहा है, डेज एक यूनिट है, रुपीज एक यूनिट है, फिर से रुपीज एक यूनिट है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का स्टैंडर्ड रेट कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना आ रहा है। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर हम लोग का आ जाता है 3, और यहाँ पर आ गया एक्चुअल रेट। तो एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर करने से इतना आ गया, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर करने से इतना आ गया, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास आवर क्योंकि अवेलेबल आवर तो है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन आउटपुट तो हम लोग के पास कुछ अवेलेबल है नहीं उस तरह से, ठीक है। तो ये वाला मतलब हम लोग यहाँ पर कैसे निकाले कि कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि यूनिट हमारे पास अगर नहीं है तो हम लोग ये वाला पॉइंट तो निकाल नहीं सकते। तो बेसिकली हम लोग का वन, ये क्या होता है, हम लोग का 1 - 2 होता है, वो अवेलेबल नहीं होगा। 1 - 2 नहीं कर सकते, 2 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 भी नहीं होगा। तो 2 - 3 करने से क्या आता है, 2 - 3 करने से आता है वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, प्राइस वेरिएंस। तो कितना आ जाएगा, 2 - 3 मतलब 11,400 माइनस 12,000। तो प्राइस का चेंजेस, तो इसका मतलब 3,800 आवर्स के लिए हम लोगों ने सोचा था प्राइस लगेगा 3, लेकिन उससे ज्यादा लग गया, तो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगा। और माइनस करने से कितना आ जाता है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 600 एडवर्स हो जाएगा। इसीलिए ना यहाँ पर एक ही डेटा निकाल रखा है, 600 कहाँ चला गया, 600 आवर्स एडवर्स आ जाएगा, बाकी निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा कोई अवेलेबिलिटी है नहीं डेटा का जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर ले कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा, क्योंकि यूनिट तो गिवन है नहीं। अगर हमारे पास यूनिट गिवन होता कि एक्चुअली कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, स्टैंडर्ड में कितना सोचे थे, तब हम लोग का वो पॉइंट कैलकुलेट हो जाता। और अगर हमारे पास वो अवेलेबिलिटी होता तो हम लोग इसको भी उस तरह से कैलकुलेट कर पाते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही वेरिएंस निकाल सकते हैं, इसीलिए एक ही वेरिएंस का आंसर दे रखा है, दूसरा वाला वेरिएंस तो निकल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर, और हमारे पास ऐसा कोई वेरिएंस वेरिएबल के लिए है कि नहीं, कैलकुलेट। यहाँ पर ये भी एक है वेरिएबल वाला, ये भी बता देते, 17 এটার ফিক্সড রেটটা হয়ে গেছে, 17 এ ফিক্সড ওভারহেডটা বেরিয়ে গেছে, তাহলে কি শুধু ভেরিয়েবলটা দেখাবো না দুটোই বলতে হবে? না ম্যাম ফিক্সড হয়ে গেছে। अच्छा তাহলে वेरिएबलটা बोले दीजिए। 17 का देखो, इसका वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तीन पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, अभी तो यही लिखते हैं फिर देखेंगे डेटा क्या है। यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर, और यहाँ पर एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। चेक करते हैं क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है आवर्स है हम लोग का, रेट पहले रेट निकालेंगे, ठीक है। कहाँ चला गया, वेरिएबल ओवरहेड 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाई 30,000, आवर से ही निकालेंगे। वेरिएबल ओवरहेड का रेट जो है यहाँ पर आवर से ही निकलेगा, तो स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते। स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा हम लोग का 60,000 डिवाइडेड बाई 30,000 आवर, रुपीज 60,000 डिवाइडेड बाई 30,000 आवर। तो ये हो गया हम लोग का
₹2 पर आवर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट हो गया ₹2, स्टैंडर्ड रेट हो गया ₹2, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा। 68,000 डिवाइडेड बाई 33,000, एक्चुअल वाला एक्चुअल रेट 68,000 डिवाइडेड बाय, ये अगर पॉइंट में आएगा ना तो हम लोग पॉइंट में अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन लिखेंगे वहां पर डायरेक्टली 33,000 आवर। देख लेते हैं कितना आता है। 68,000 डिवाइडेड बाय 33, ये पॉइंट में ही आएगा। 33,000 ये आ रहा है 2.06, ऐसे आ रहा है ₹2.06 पर आवर, ठीक है। ये एक्चुअल रेट आ रहा है, तो 2.06 ऐसे लिख दिया मैंने रुपीस, लेकिन हम लोग इसका पूरा वैल्यू लेके ही करेंगे। 2.06, 2.06, अब मल्टीप्लाई करेंगे आवर, तो एक्चुअल आवर कितना है 33,000। यहां पर भी लिखेंगे एक्चुअल आवर कितना है 33,000। तो इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, जो भी डिवाइड करके आया 2.060606 वो पूरा कैलकुलेटर में रहेगा, इंटू 33,000 करने पे हमारा 68,000 ही आ जाएगा, ठीक है। वही हम बोल रहे थे, जब हमारा पॉइंट में आएगा ना तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं 68,000, लेकिन रेट वेट लिख लेंगे तो हमें डिफाइन करने में आसानी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 66,000, ठीक है। ये 66,000, इसका कैलकुलेशन बाकी है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पर आउटपुट बताया था, अब ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30,000 यूनिट बनाने में 30,000 यूनिट बनाने में अगर 30,000 आवर्स लगता है बजटेड में, तो 32,500 यूनिट बनाने में इस बेसिस पे कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था। तो कितना होगा 32,500 32,500, कारण एक घंटा করেই লাগছে। तो ये रहा 30,000 यूनिट बनाने में अगर 30,000 आवर्स लगता है, तो एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है। तो 32,500 यूनिट बनाने में जितना टाइम लगेगा हमें उतना ही लिखना पड़ेगा। तो 32,500 आवर इंटू टू, तो ये हो गया 65,000, ठीक है। 65,000, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सिंपल हम लोग करते हैं 1 - 2, 2 - 3 और पूरा का पूरा 1 - 3। तो 1 - 2 जब करते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट होता है, देखो रेट दोनों में सेम है, डिफरेंस किस चीज का दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि 32,500 यूनिट बनाने में 32,500 आवर्स लगा, लेकिन एक्चुअली में 32,500 यूनिट बनाने में 33,000 आवर्स लगा, मतलब फेवरेबल केस हो गया। वैसे भी इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, फेवरेबल हो रहा है क्या, नहीं रेट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा था, यहाँ पर एक्चुअली में टाइम लगा हम लोग का कम। तो माइनस करने से कितना आया, इसको हम लोग कौन सा वाला वेरिएंस बोलेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएबल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस करने से 1 - 2, 1,000 क्या होगा एडवर्स। वर्स। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था 32,500 आवर्स में हो जाएगा, बट हुआ 33, तो एडवर्स हो गया। अच्छा, अगर हम लोग 2 - 3 लिखते हैं तो वो हमें क्या बताता है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल। अच्छा, मतलब 33,000 आवर्स टाइम लगा, हम लोगों को लगा था 2 रुपए में काम हो जाएगा, लेकिन काम करने में हमारा ज्यादा खर्चा लगा, है ना, 2.06। तो ये हमें क्या बता रहा है, प्राइस का वेरियंस बता रहा है। तो वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस, अब ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ गया है तो एडवर्स सिचुएशन होगा, 66 - 68,000, तो कितना हो जाएगा 2,000 एडवर्स, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ओवरऑल इंपैक्ट देखेंगे, कॉस्ट वेरिएंस कितना होना चाहिए, 1,000 एडवर्स और 2,000 एडवर्स, मतलब 3,000 एडवर्स होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो ये होता है। अब चेक कर लेते हैं, 65,000 - 68,000, 3,000 एडवर्स, ठीक है। मैंने 2 बार लिख दिया गलती से, 3,000 एडवर्स ही हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस करने से। अब चेक कर ले तीनों इन्होंने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 3,000 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, 1,000 एडवर्स, 1,000 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस 2,000 एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड प्राइस वेरिएंस 2,000 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं 18th नंबर का। 18th नंबर में क्या हम लोग को बोला था, वेरिएबल
আর কোনটা আছে দেখো তো, ফিক্সড আর ভেরিয়েবল, নাহলে আমি এরপরে সেলস আর প্রফিটটা বলে দেবো। এইটা বাদে 20 আপ টু 20 পর্যন্ত দেখতে হবে আমাদেরকে, 21 থেকে আলাদা টাইপের কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আসে না। চেক করো, আমিও চেক করছি প্রথম থেকে। ম্যাম 18 এরটা তো শুধু বলেছে ওভারহেড কস্ট ভেরিয়েন্স। আচ্ছা, ওটা হয়েছে না হয়নি? একবার স্টার্টিং থেকে দেখে দেখে আসছি কোনগুলো আমাদের দরকার লাগবে। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে 18। ঠিক আছে, আচ্ছা দাঁড়াও, এটা 1, এটা লাগছে না আমাদের, এটা 2 मेटेरियल, यहाँ पर मेटेरियल 3 मेटेरियल 4 4 4 4 4 मेटेरियल 5 मेटेरियल 6 मेटेरियल 7 7 কি ছিল, 7 একটা ইয়ে ছিল ব্যাক ক্যালকুলেশন, 8 লেবার 9, এটাও লেবারই হবে, লেবার চলছে এবারে 9 10 10 হয়ে গেছে, ফিক্সড ওভারহেডের আছে। হ্যাঁ, বলছি আর নেই, মানে ওই ওভারহেডের ওভারহেডের আর নেই, তাহলে এবার সেলসটা বলে দিই, সেলস আর ওদিকে প্রফিট, ওরকম কোন কোয়েশ্চেনটা আছে দেখি। ফিক্সড ওভারহেড 14 14 হয়ে গেল, 14টা করলাম আমি? না, এটা তুমিই করেছো, 14 আছে। 15, কথাটা আমি কেটে যাচ্ছে, আমি কিছু শুনতেই পাচ্ছি। বলছি 19 থেকে আছে। আচ্ছা 19 থেকে, আচ্ছা 16 17 18 19 কি আছে? मिक्स सेल्स वेरिएंस, ठीक है सर, सेल्स वेरिएंस। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा सेल्स वेरिएंस देख लेते हैं। তাহলে ভেরিয়েবলটা বোঝা গেল তো কিভাবে করবে, এটা করে নিলেই তো হয়ে যাবে, পারবে তো এটা? হ্যাঁ ম্যাম। এখানটা দেখে তো বোঝাও যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছেটা কি। अच्छा, अब हम लोग लिखते हैं सेल्स, सेल्स वेरिएंस कितना, क्या क्या हो सकता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, और रेवेन्यू भी बोलते हैं इसे, सेल्स और रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे ना, नॉर्मली हम लोग एक्चुअल वाला सबसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल वाला सामने लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों को फेवरेबल और एडवर्स सोचने में यहाँ पर उल्टा जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि उल्टा कैलकुलेशन का मतलब, यहाँ पर एक्चुअली में अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग सेल्स कैलकुलेट करें। हम लोगों ने सोचा था सेल होगा 12 रुपए का, सेल हो गया 20 रुपए का, तो अच्छा बात है। लेकिन अभी तक हम लोग ना कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, मेटेरियल वो कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट जितना कम हो उतना अच्छा, लेबर कॉस्ट होता है, कॉस्ट जितना कम हो उतना अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड वो भी कॉस्ट होता है, वेरिएबल ओवरहेड वो भी कॉस्ट होता है, तो ये सब जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन सेल्स जो है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, और प्रॉफिट भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। इसीलिए यहाँ पर लिखने का पैटर्न जो है बाकी सारे से चेंज हो जाएगा, जैसे मेटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सबका लिखने का पैटर्न ऐसे होता है, पहले स्टैंडर्ड एकदम लास्ट में जाके एक्चुअल वाला होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस या फिर एक्चुअल रेट, जो भी लिखो, ठीक है। सेकेंड कॉलम हम लोग का हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, थर्ड वाला हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और फोर्थ वाला हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बेसिकली नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये 1 होता है, उसके बाद ये 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, मतलब जस्ट उल्टा, ठीक है, जस्ट उल्टा करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, ठीक है, और ये वाला 1 माइनस 4 ये बनेगा, ठीक है। बाकी सब में जैसे होता है, तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 3,
3 - 4 और 1 - 4, ठीक है, इतना याद रखना है हम लोग को। अब क्या क्या वेरिएबल निकल के आ रहा है वो हम लोग देखने से ही समझ जाएंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगर ये दोनों माइनस होता है तो क्वांटिटी तो एक ही जैसा है, डिफरेंस रेट का आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रेट का डिफरेंस यानी प्राइस वेरिएंस का बात हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेल्स प्राइस वेरिएंस, ठीक है। ये सेल्स प्राइस वेरिएंस देखने से ही तो पता चल रहा है कि ये प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन करने से और भी क्लियर हो जाएगा। 2 - 3 एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो रेट तो स्टैंडर्ड वाला है, तो डिफरेंस किस वजह से आएगा, रेट की वजह से तो आएगा नहीं। डिफरेंस अगर कुछ आएगा, कॉमन तो स्टैंडर्ड रेट है, तो रेट तो दोनों जगह पे बराबर लगा हुआ है। ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दोनों में फर्क क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअली हम लोगों ने जितना सेल किया, और हम लोगों ने सोचा था अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट बेचने के लिए था तो हम लोगों ने जैसे सोचा कि हम लोगों ने मान लो कि दो प्रोडक्ट है, एक्स और वाई। एक्स हम लोगों ने 10 यूनिट बेचा, वाई 15 यूनिट बेचा, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक्स और वाई जो बेचेंगे वो हमेशा 1:1 में बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर ये मान लो 20 कर देते हैं, ठीक, तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 30 यूनिट हम लोगों ने एक्चुअली में बेचा, लेकिन हम लोगों ने सोचा था जो भी बेचेंगे वो 1:1 में बेचेंगे। यानी अगर हम लोग इसका क्वांटिटी को रिवाइज्ड करते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो हम लोग का यहाँ पर क्वांटिटी सेल आना चाहिए था 15 और 15, ठीक है, जो कि 10 और 20 आया, तो वो होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे क्वांटिटी चेंज के लिए सेल्स का जो अमाउंट है वो चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज के लिए सेल का जो अमाउंट है वो चेंज होगा। तो इस वेरिएंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट तो हमारा यहाँ पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, इसको हम लोग फिर क्या बोल पाएंगे, मिक्स वेरिएंस बोलेंगे। मिक्स के वजह से चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के वजह से नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने सोचा था इतना बेचे। हम लोगों का यहाँ पर 30 का ही हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का मिक्सचर जो है 15-15 के हिसाब से आ रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों ने 20 और 10 किया, तो ये मिक्स के वजह से वैरी किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो इसको लिखते हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस, ये हो जाएगा सेल्स मिक्स वेरिएंस, ठीक है। और ये वाला देखो, ये दोनों का डिफरेंस, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, तो रेट तो कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा था कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने देखा हमारा 15-15 यूनिट बिकना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सोचा था स्टैंडर्ड में कि हम लोग 15 यूनिट नहीं 10 यूनिट और यहाँ पर मान लो 12 यूनिट ऐसे बेचेंगे, तो हमारा क्वांटिटी ही चेंज हो गया। यहाँ पर हम लोग का क्या चेंज हो गया, क्वांटिटी चेंज हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा था, भले ही दो क्वांटिटी लिखा हुआ है, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रहा है कि हम लोगों ने कितना यूनिट सोचा था बेचेंगे और कितना यूनिट बेचा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, और ये पूरा 1 - 4 जब हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल सेल्स वेरिएंस। इसका मतलब भी समझ लो, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने एक्चुअली में कितना बेचा, कितना करके बेचा, और हम लोगों ने कितना सोचा था बेचेंगे और कितना रेट में बेचेंगे। तो अगर ये दोनों, जैसे हम लोगों ने सोचा था कि 15 यूनिट बेचेंगे और वो भी 10 रुपए करके, लेकिन हम लोगों ने इतना बेचा, लेकिन हम लोगों ने सोचा था 10 यूनिट बेचेंगे और 7 रुपए करके, तो फिर कॉस्ट का डिफरेंस जो आएगा, मतलब टोटल सेल्स का क्वांटिटी में जो डिफरेंस आएगा वो होता है टोटल सेल्स वेरिएंस। अब देखते हैं एक क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि क्वांटिटी क्वांटिटी दे रखा है, चार प्रोडक्ट है, चलो ए बी सी डी चार प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्राइस टोटल क्वांटिटी एक्चुअल वाला और एक्चुअल प्राइस टोटल, फ्रॉम द अबव डेटा कैलकुलेट वेरियस सेल्स वेरिएंस, और कुछ नहीं बोला है, सिंपल इतना ही बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। सबसे पहला कॉलम हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ पर याद कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 और 4। यहां पर हम लोग का बनेगा एक्चुअल क्वांटिटी, जस्ट ऑपोजिट वे में बनेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट या प्राइस, ठीक है। यहां पर बन जाएगा एंड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड रेट आएगा, और ये हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अभी तक हम लोग जैसे कर रहे थे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, चलो ये आर एस क्यू होगा, ये आर एस क्यू होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आर एस क्यू ये वाला होगा थर्ड वाला, और ये ए क्यू,
AQ इंटू एस आर, ठीक है। तो AQ इंटू AR, AQ इंटू एस आर, RSQ इंटू SR। अब हम लोग चेक करते हैं कितना कितना हमें लिखना है। तो हम लोग के पास प्रोडक्ट है ABCD, लिख लेते हैं। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी है 2400, 1400, 2400, 1400, 750, 450। टोटल भी करके दे रखा है, करना नहीं है, 5000 देख देख के लिख लेंगे क्या हुआ है तो, इनटू रेट 2018, 14, 14, 2018, 14 और 14, वैल्यूज भी दिया हुआ है, देख देख के लिख लेंगे। 48,000, 25, 200, 48,000, 25, 200 और 10,500, 6,300, 10,500, 6,300 और इसका भी टोटल करके ही दे दिया है 90,000। तो एक्चुअली में इतना यूनिट बिका है। टोटल में अगर देखें तो टोटल इतना हम लोग का सेल्स जनरेट हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे यानी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2400, पहला क्वांटिटी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फिर हो गया 1400, फिर हो जाएगा 750, फिर हो गया 450। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड रेट देख लेते क्या है। 24, 18, 12, 15, 24, 18, 12 और 15। अब यहाँ पर हम लोग को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका टोटल कर लेता है, यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इसका टोटल तो 5000 होगा। अच्छा, ये हो गया 2400 इंटू 24, 50,600, 1400 इंटू 18, 25,200। अच्छा, 750 इंटू 12, 9,000, 450 इंटू 50, 6750। अच्छा, अब ये सब प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने से मेरा मेमोरी प्लस क्या हुआ है, 98,550। एक बार चेक कर लेते हैं। 98,550, हाँ ठीक हुआ है, 98,550। अच्छा, अब ये वाला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट तो यहाँ से देख देख के लिख लेते, 24, 18, 12, 15 इक्वल इक्वल टोटल। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को हमें स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 5000, इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या है, ये 4000 है, ठीक है। टोटल 4000 है, तो हम लोग को कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये रेशियोज में होगा ना, ये वाला रेशियोज में होगा। रेशियो क्या हो जाता है, अगर दो दो जीरो हट जाएगा तो 16:14:6:4, यहाँ पर लिख लेते हैं 16:14:6:4, देख लेते हैं कितना होगा। 40, ठीक है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 16, 2000। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 14, तो ये हो गया 1750। 750, 500। ठीक हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2000, 1750, 750 और 500, 750 और 500। अब मल्टीप्लीकेशन 500 इंटू 15, 7500, 500 इंटू 15, 7500, 750 इंटू 12, 9000। मेमोरी प्लस 1750 इंटू 18, 31,500। मेमोरी प्लस और 2000 इंटू 24, 48,000। मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 96,000 आ रहा है। चेक करते हैं, 96,000, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो
यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस है 24, 18, 12 और 15 इक्वल 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 इक्वल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये रहा 1600, 1400, 600, 1600, 1400, 600 और 400, टोटल 4000। अच्छा, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज दे दिया, लिख लेते। 38,425, 38,400, 25,200 और 7,200, 6,000, 7,200 और 6,000। अच्छा 76,800, 76,800 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को सारे सेल्स वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 1 - 2 तो हम लोग का डिफरेंस किस वजह से दिखेगा, रेट के वजह से, मतलब सेल्स प्राइस वेरिएंस। अगर हम लोग करते हैं 1 - 2, ठीक है, तो 1 है 90,000 माइनस 98,500, 90,000 माइनस 98,550, तो ये आ जा रहा है 8,550। अब ये एडवर्स है कि फेवरेबल है, ये चेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने सोचा था हम लोग का सेल होगा 90,000, 90,000 सेल हुआ था, लेकिन सोचा था हम लोगों ने होगा 98,500। तो ये क्या आ जाएगा, प्राइस के वजह से चेंजेस, तो ये वेरिएबल होगा कि एडवर्स होगा। 8,550, 8,550 ही तो होगा। 8,550 प्राइस वेरिएंस वेरिएबल होगा कि एडवर्स होगा। 1 - 2 है, एडवर्स ही होगा, है ना, क्योंकि प्राइस हम लोगों का क्या हो गया, प्राइस की वजह से हम लोग का यहाँ पर सेल्स वैल्यू जो है बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ना चाहिए, कम हो गया है, ठीक है ना, तभी ना एडवर्स हुआ। मतलब हम लोगों ने जितना टोटल सेल्स जनरेट करेंगे सोचे थे उससे कम किया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हो जाएगा 2 - 3, 2 - 3 का मतलब हो जाएगा क्या, डिफरेंसेस देख रहे हैं 2 - 3 में, क्वांटिटी और ये हो गया स्टैंडर्ड रेट मतलब ये मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस, मिक्स के वजह से होगा सेल्स मिक्स वेरिएंस। तो 2 - 3, तो 2 कितना है, ये वाला 98,550 माइनस 96,000, 98,550 माइनस 96,000, तो ये हो जाएगा 2,550, ठीक है। 2 - 3 मतलब 2,550, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोगों का मिक्स के हिसाब से सेल रेवेन्यू इतना होना चाहिए, और हम लोग का हुआ है 2 - 3, ये है हम लोग का स्टैंडर्ड वाला। हम लोगों ने सोचा था ये, बट हुआ है ये, तो फिर हम लोग का क्या है, फेवरेबल है, मिक्स वेरिएंस। तो 2,550 फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल है। इसके बाद आ जाएगा सेल्स 1 - 2, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 3 - 4, तो 3 - 4 करने से क्या आएगा, 3 - 4 करने से आता है रेट इक्वल हो गया स्टैंडर्ड क्वांट मतलब वॉल्यूम, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था इतना इतना वॉल्यूम बेचेंगे, लेकिन ये इतना इतना वॉल्यूम आ रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो 3 कितना है 96,000 और 4 कितना है 76,800, तो 96,000 माइनस 76,800, तो ये भी फेवरेबल आया 19,200, ये भी हम लोग का फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। तो 19,200 फेवरेबल आ गया। इसको हम लोग मिक्स को सब वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है, मिक्स को हम लोग सब वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो 1 2 2 3 3 4 हो गया, और क्या होना चाहिए 1 4, ठीक है। 1 2 2 3 3 4 हो गया। अब हम लोग करेंगे 1 - 4 जो होगा टोटल सेल्स वेरिएंस। वन माइनस फोर मतलब 90,000 माइनस 76,800, 90,000 ये फेवरेबल है, 76,800 तो हो गया 13,200। हम लोगों ने जितना सोचा था उससे ज्यादा हम लोगों ने सेल किया, तो 13,200 फेवरेबल हो गया, ठीक है। ये हम लोग का आ जाता है टोटल सेल्स वेरिएंस। ये ना गलत लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ पर भी वॉल्यूम लिख दिया, गलत हो गया। तो हम लोगों ने जैसे किया ना, हम लोग वैसे ही करेंगे, वो सही है हम लोग का। तो यहाँ पर वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअली 21,750 वाला ही हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस होना। अच्छा, मेरा वॉल्यूम वेरिएंस अलग आ गया क्या,
प्राइस वेरिएंस 8550, प्राइस वेरिएंस 8550, ठीक है, एडवर्स। अच्छा, इसके बाद मिक्स वेरिएंस 2550 फेवरेबल, मिक्स वेरिएंस 2550 फेवरेबल। अच्छा, इसके बाद प्राइस हो गया, मिक्स हो गया, वॉल्यूम 21750, मेरा तो 19200 आया, 19200 सब वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम 2 - 4 करके, अच्छा ये और एक पार्ट है, एक मिनट, 2 - 4 करके वॉल्यूम आएगा, ये सब वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर तो सीधा सीधा ही दिखा दिया था, ठीक है, और एक पार्ट मतलब और सब डिवीजन हम लोग इस पे कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी को वॉल्यूम बोला, बट इसको ये लोग बोल रहे हैं सब वॉल्यूम। क्यों बोल रहे हैं 3 - 4 को? क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कर रहे हैं। अगर एक्चुअल क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का करेंगे तो डायरेक्ट क्वांटिटी का डिफरेंस पता चलेगा, है ना। इसका मतलब हम लोगों ने सोचा था कि ए बेचेंगे 1600, बट बेचा कितना है 2400। तो ये जो डिफरेंस है, अगर हम लोग लॉजिकली देखें ना तो बिल्कुल समझ में आता है। ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल प्योरली वॉल्यूम के लिए है, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के लिए है। और अगर हम लोग इसके जगह ये दोनों का चेक करते तो भी वॉल्यूम आएगा, इसको सब वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो और एक पार्ट कर रखा है तो हम लोग कर सकते हैं, इसको कर देते हैं सब वॉल्यूम वेरिएंस, और एक बना लेते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। वॉल्यूम मतलब एक्चुअली में कितना क्वांटिटी हम लोगों ने सेल किया और हम लोगों ने कितना सोचा था, मतलब 2 - 4 हो जाएगा, ठीक है। देखने से ही पता चल रहा है, देखो एक्चुअली क्वांटिटी ये सोचा था स्टैंडर्ड, एक्चुअली ये हुआ। तो यहाँ पर हमें करना है 2 - 4, तो 98,550 - 76,800, 98,550 - 76,800, तो फेवरेबल हो गया 21,750, फेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस 21,750 फेवरेबल हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 वेरिएंसेस हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 2 3 3 4, इसको लिख देते हैं सेल्स सब वॉल्यूम, इसको लिख देते हैं सेल्स सब वॉल्यूम, अगर ये निकल रहा है। और अगर वॉल्यूम वेरिएंस, अच्छा सब वॉल्यूम लेकिन तभी निकलेगा अगर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आता है, तो अगर नहीं आता है तो नहीं निकलेगा। तो वॉल्यूम का वेरिएशन कैसे पता चलेगा, एक्चुअली कितना सोचा था बेचेंगे और जो है एक्चुअली में कितना बेचा और स्टैंडर्ड में कितना सोचा था बेचेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब 2 - 4, ठीक है। तो 2 - 4 करने से आ जाएगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये हो गया, ये हो गया हम लोग का सेल्स वाला। अच्छा, ये वाला हो गया, और एक 20 नंबर है, ये देख सकते हैं 20 नंबर में भी वही बोला है, सेल्स वॉल्यूम सब वॉल्यूम वेरिएंस, 20 नंबर वाला भी करके देख सकते हैं। अच्छा, 20 वाला भी कर देते हैं। इसके बाद प्राइस वाला बता देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मैट में, लेकिन इसका क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो हम एक शेयर कर देंगे, करके देख सकते हैं हम लोग। फिर ये 20 नंबर वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या क्या बोला है, बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स फॉर द मंथ बता दिया है, बजटेड यूनिट सेल्स प्राइस पर यूनिट, एक्चुअल यूनिट सेल्स प्राइस यूनिट, ए और बी दो तरह का प्रोडक्ट है, तो हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स बोल दिया है, सेल्स वॉल्यूम प्राइस ये सब, तो 1 2 3 और 4, तो हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, फिर यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, चेक कर लेते हैं ठीक लिखा है कि नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है, ए और बी दो तरह का, ए और बी दो तरह का प्रोडक्ट है। यहाँ पर बजटेड बता रखा है, मतलब वही स्टैंडर्ड हो जाएगा, और एक्चुअली ये वाला है, एक्चुअल यूनिट है 5000 और ये है 1500, 7500 और 1750। budgeted cost for product A and B were 4 and 1.50 unit respectively. Work out from the above data the following variances. अच्छा, यहाँ पर
एक्चुअल क्वांटिटी में ए लिया है। अच्छा, ए का ही दो अलग अलग है। ए प्रोडक्ट का 5000 यूनिट भी बिका है और 1500 भी बिका है। अच्छा, ए का दो कैटेगरी है, एक है 5000 जो कि 5 रुपए करके बिका है, और 1500 जो कि 4.75, इसीलिए इस तरह से दे रखा है। तो ए का ही हमारा दो डेटा निकलेगा। तो ए का पहले दो डेटा निकलेगा। 5000 एक्चुअल क्वांटिटी ए का है, जो कि @5 करके है, @5 करके है। और भी ए का है 1500 जो कि @4.75 करके है, 4.75 करके है। और बी प्रोडक्ट का भी दो तरह का सेल हुआ है। बी प्रोडक्ट का 7500 1750, 7500 और 1750, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन विथ 2 एंड 8.5, 2 और 8.5 चेक करते हैं कितना होगा। ये हो गया 25,000। 1500 इंटू 4.75, 1500 इंटू 4.75, 7125। ये हो गया 7500 इंटू 2, कितना हो जाएगा 15,000। 1750 इंटू 8.5, तो ये हो जाता है 14875, ठीक है। तो पूरा तो टोटल हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या अलग अलग कुछ किया है। नहीं, पूरा टोटल ही तो होना चाहिए, तो पूरा टोटल कर दिया है। टोटल 25,000 होगा, चेक करते हैं। ये प्लस 15,000 प्लस 7125 प्लस 25,000, तो ये हो जाता है मेरा तो 62,000 आ गया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग का इतना इतना आ रहा है, 5000 इंटू 5, 1500 इंटू 4.75, 7500 इंटू 2, और 1750 इंटू 1.9। 25,000 रुपीज में आना चाहिए, मेरा तो नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 1.90 है, तब गलत दिया हुआ है यहाँ पर। 5 रुपया 4.75 2, और ये 1.9 ले रखा है, इसीलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर गलत। मतलब या तो 8.5 से क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए, बट इन्होंने यहाँ पर 1.9 लिखा है। इसका मतलब जो है क्वेश्चन 1.9 से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रिंट मिस्टेक है, देख लेते 1.9 करने से 25,000 आता है कि नहीं, तभी समझ में आ जाएगा। 1.9, एक मिनट, ये कितना था, 14,875 माइनस कर लेते हैं। तो ये टोटल आया था हम लोग का 47,125, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, ये 1.9 से इंटू हो जाएगा। 1.9 इंटू 1750, 1750 इंटू 1.9, तो ये हो गया 3325। अब ऐड कर लेते हैं, प्लस 47,125, तब भी नहीं आया। 25,000, 25,000 प्लस আসছে ম্যাম, আসছে টোটালটা 50,450। পঁচিশ হাজার আসতে হবে তো। আমার আসছে না কেন কে জানে। 25,000 তো মানে এমনি এখানে চলে আসছে, এরা কি করে 25,000 করছে এটাকে। আমি যেটা লাস্টে দেখুন টোটালটা দেওয়া না 50,450। ও, এইটা এইটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখানে এরা আলাদা 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 করে লিখেছে না। আচ্ছা, হ্যাঁ 50,450। আচ্ছা, এমন প্রেজেন্টেশনটা করা আছে, মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারছি না। 50,450 চলে আসছে, তাই তো। এটা 1.9 দিয়ে তার মানে করতে হবে, এখানে ভুল ভুল করেছে। এইটা দিয়ে করলে তো এদের সাথে আনসার আসছে। আচ্ছা, এবার অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি, এগেন অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি 5,000, 1500, 7500, 1750। আচ্ছা, ইনটু ইনটু इनटू इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए का है 5 और बी का है 2। बजटेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी वेयर, और 4 और 1.5 भी बोला है। मतलब 6,000 वाला 5, मतलब पहला जो है वो 5 लिख देते हैं। देख लेते हैं ऐसे ही कुछ हिसाब किया होगा। सेकंड वाला बी जो है वो 2 हो जाएगा, और ये बाकी दो का रेट नीचे से लेना पड़ेगा, 4 और 1.5। 4 और 1.5 देखते हैं, शायद ऐसे ही किया होगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख ले। 25,000, 60,000, ना 6,000, 6,000।
और ये 7500 इंटू 2 15,000 1.5 1750 इंटू 1.5 2625। अब ऐड कर लेते 15 और 25 20 और 10 30 40 40 और ये हो गया 48,625। चेक करते 48,625 नहीं हुआ, गलत हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये कितना कितना है 6,500, ये दो ही लिया लिया हुआ है 6,500 इंटू 5। ओ अच्छा, सेम रेट पे ले रखा है। यहाँ पर बोला है बजटेड कॉस्ट। अच्छा सॉरी, मैंने ये कॉस्ट ले लिया, मुझे लगा ये दो प्राइस और भी अलग अलग है, ये कॉस्ट है प्रोडक्ट का। तो सेल प्राइस ये एक ही है, मतलब एक्चुअली में हम लोगों ने ए प्रोडक्ट का दो रेट में बेचा है, जबकि स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ए प्रोडक्ट का एक ही रेट रखा था और बी प्रोडक्ट का भी एक ही रेट रखा था, मतलब 5 और 2। ये कॉस्ट है, मैंने कॉस्ट लगा दिया गलती से। तो ये 5 कर दो ठीक हो जाएगा, और ये 2 कर दो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया, वो तो कॉस्ट था ना, मैंने देखा ही नहीं। ये हो गया 5, ये हो गया 2। तो ये कितना हो जाएगा 15,57500। और ये 2 मल्टीप्लाई करने से 1750 इंटू 2 3500। 15,000 10 20 30 30 और ये हो गया 40 40, ये कितना हो रहा है 25 75 15 प्लस 11 8 ऐसा कुछ आ रहा है मेरा तो। 51 18,500। ये कितना आ रहा है 32,500। 32,500 32,500 6,500 इंटू 5, एक ही तो बात है। 6,500 इंटू 5 मैंने गलत किया है क्या? 6,500 इंटू 5 करने से भी जो होगा, इंडिविजुअली करने से भी वही होगा 32,500। ये पोर्शन तो ठीक है, यहाँ पर कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए हम लोगों का 18,500, ये दोनों का टोटल। हाँ ठीक तो है 18,500, तो मैंने शायद गलत टोटल किया होगा। 7500 25,000 51,000, पता नहीं क्या क्या आ रहा था। 51,000 ठीक है। अच्छा अब RSQ और SP, ठीक है। तो SP हो जाएगा मतलब स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2 और ये 2। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं तो अब हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड बेसिस में डिवाइड करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी है 5,000 प्लस 1,500, मतलब ये हो गया ए का 6,500। ठीक है, और बी का टोटल करने से होता है 7,500 प्लस 1,750, तो ये टोटल हो जाएगा 15,750। ये अलग से अगर देखें तो ये कितना हो रहा है 7,500 प्लस 1,750, मतलब 9,250 और ये दोनों का टोटल प्लस 6,500, ये दोनों का टोटल 15,750। अब हम लोग को 15,750 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस रेशियो में। ठीक है, तो इस रेशियो में मतलब 5, ये रेशियो क्या बन जाएगा 5,000 1,500 7,500 1,750, मतलब हम लोग का रेशियो काफी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है चेक कर लेते कितना। হ্যাঁ বলো এবার। বলছি ও রেশিও এটা তো অ্যাকচুয়াল, হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড এর হবে। স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি লিখিনি না এখন, আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ডটা লিখে নি, ঠিক স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি। স্ট্যান্ডার্ড মানে এটা বাজেটেড 6,000 10,000, তার মানে 6:10, 6:10 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6। पॉइंट में आ रहा है, देखते हैं पॉइंट में आएगा। हाँ पॉइंट में ही आएगा 5906.25, 5906.25। अच्छा ये इंटू
5 हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग एक ही बार में कर रहे हैं तो हमारा 2 5 लिखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना वो हम लोगों के एक ही बार में है 6000 और 10000, इसका कोई अलग अलग रेट वाला है नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखो ये 6000 और ये 10000 ए और बी के लिए, तो ये 16000, तो रेशियो हम लोग का ये वाला हो जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने पे ए आ रहा है 5, इसको हम अलग कलर से ही लिख देते, ये पूरा ए आ जाएगा 5906.25 इंटू 5। एक बार में वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो इंटू 5 करने से कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 29531.25, चेक करें 29531.25, ठीक है 29531.25, 29531.25। अब ये कितना हो जाएगा फिर, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10, तो ये होता है 9843.75, 9843.75, चेक करते हैं। हाँ, इंटू 2, ये थोड़ा सा अजीब ही दिया है क्वेश्चन, क्योंकि वॉल्यूम इतना सारा फ्रैक्शन में आने से अजीब ही लगेगा। 19687.5, 19687.5 चेक करते हैं, 19687.5। अब दोनों का कर लेते हैं टोटल, प्लस 29531.25, तो ये हो गया 49218.75, 49218.75, चेक करते हैं, 49219 कर दिया है, ठीक है, तो 41219 कर दिया अप्रोक्सीमेशन के वजह से, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है 5 और यहाँ पर 2, तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये टोटल हो गया 50। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है, ये सब वेरिएंसेस का, चलो ठीक है एक एक कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोग करेंगे 1 - 2, तो पहला आ जाएगा 1 - 2 करने से क्या डिफरेंस आएगा, रेट का, ठीक है, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस 1 - 2, तो ये माइनस ये वाला वैल्यू 51,000, तो 50,000 450 माइनस 51,000 नेगेटिव आ रहा है, आंसर भी एडवर्स में लिख दो, ठीक है, आंसर भी एडवर्स में लिख दो। ऐसे करने का तो वही बेनिफिट है ना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आंसर एडवर्स ही होगा। और वैसे भी रीजन एडवर्स होने का ये है कि रेट ही डिफर कर रहा है। हम लोगों ने सोचा था 5 रुपए में बेचेंगे, ये 5 में बेचा, ये सोचा था 5 में ही बेचेंगे, मतलब ये पूरा ही 5 में बेचेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी 4.75 में बेचा तो लॉस तो होगा। यहाँ पर 2 बेचा था, यहाँ पर 1.9, मतलब हम लोगों ने रेट जो है 5 और 2 तो रखा, लेकिन बाकी और एक रेट में भी बेचा एक्चुअली में, जो कि मेरा स्टैंडर्ड से कम है, तो ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पर 550 एडवर्स हो गया, ये हो गया 1 - 2। अब हम लोग करेंगे 2 - 3, ठीक है, तो 2 - 3 में हम लोग का कौन सा वेरिएंस आएगा, सेल्स 2 - 3, तो एक्चुअल क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस, सब वॉल्यूम वेरिएंस, तो 2 कितना है 51 और 3 है ये वाला 51 माइनस, अब इसको अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, इसको हम लोग 49219 कर लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग का पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, टैली हो जाएगा आंसर के साथ, -49219, तो पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये हम लोग का हो गया फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल होगा भी, क्योंकि हम लोगों का देखो यहाँ पर हम लोग का 6500 हो रहा है, जबकि हम लोगों ने स्टैंडर्ड में सोचा था 5906.25, तो ज्यादा बेचा है, फेवरेबल है। यहाँ पर हम लोगों का आया है कितना, ये 9250 है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 9843.75 सोचा था, ये हो गया हम लोग का, एक्चुअली में हम लोगों ने कितना बेच दिया 9250, तो कंबाइन करके हम लोग का फेवरेबल आया। एक केस में हम लोग का फेवरेबल आ रहा है, एक में एडवर्स आ रहा है, लेकिन कंबाइन करके हम लोगों का फेवरेबली इम्पैक्ट आया, तो ये हो गया 1 - 2 2 - 3। अब 3 - 4 नेक्स्ट हो जाएगा, 3 - 4, और ये है सेल्स। 3 - 4 में कौन सा वेरिएंस दिखेगा, ये दोनों में डिफरेंस, मतलब
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये है स्टैंडर्ड रेट। मतलब 3 - 4 करने से क्या आ रहा है, 3 - 4 करने से सब वॉल्यूम। अच्छा ये मिक्स आ रहा था ना, मैंने गलत लिख दिया, देखो ये मिक्स के वजह से आ रहा था, ये मिक्स। अच्छा मिक्स का मतलब तो ये मिक्स लिखेंगे, ये सब वॉल्यूम आएगा, सब वॉल्यूम। ये मिक्स आ रहा है, ये 2 - 3 जो है ये मिक्स आ रहा है कि मिक्सचर कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 6500 टोटल में मिक्सचर में आया, यहाँ पर इस तरह से आया। अच्छा अब 3 - 4 करने से देखते हैं कितना आ रहा है, 49219 -50,000, तो एडवर्स ही आएगा, 781 एडवर्स, ठीक है। और हम लोग का एक हो जाएगा 2 - 4 जो कि हम लोग को वॉल्यूम वेरिएंस देगा, 2 - 4 सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और ये मिक्स वेरिएंस होगा, सिर्फ मिक्स। अच्छा 2 - 4 तो 2 यहाँ पर 51,000 और 4 में है 50,000, तो 1,000 फेवरेबल। और सेल्स वेरिएंस, टोटल सेल्स वेरिएंस 1 - 4, तो 1 है 50, 450 और ये है 50, मतलब 450 ज्यादा बेचा, 450 फेवरेबल। चेक कर लेते हैं। प्राइस वेरिएंस 550 एडवर्स, ठीक आया है। मिक्स वेरिएंस 1781 फेवरेबल, मिक्स वेरिएंस 1781 फेवरेबल। अच्छा उसके बाद सब वॉल्यूम, सब वॉल्यूम 781 एडवर्स, सब वॉल्यूम 781 एडवर्स। अच्छा इसके बाद वॉल्यूम 1000 फेवरेबल, वॉल्यूम 1000 फेवरेबल। अच्छा इसके बाद सेल्स 450 एडवर्स, सेल्स हो गया हम लोग का 450 एडवर्स, नहीं सॉरी फेवरेबल, हाँ फेवरेबल ही लिखा है, मुझे लगा एडवर्स लिखा है, फेवरेबल ही तो लिखा, ज्यादा बेचा है, हो गया। और मुझे नहीं लगता है सेल्स का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, ये तो अलग क्वेश्चन है, ये सेल्स वाला तो हो गया। अब प्राइस वाला बता देते हैं, प्राइस का कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा है, अगर मिल जाएगा तो प्रैक्टिस के लिए एक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस का वेरिएंस कैसे होगा, प्राइस नहीं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट, सॉरी, जैसे ये सेल्स का निकाला वैसे हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट और सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन। अच्छा अब ये कैसे होगा, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट और प्राइस, ठीक है, एक्चुअल रेट 1, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सेल्स के तरह ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर हो जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो एज इट इज सेल्स के तरह ही है, ठीक है। अब हम लोग को माइनस करने से क्या क्या मिलेगा, अगर हम लोग 1 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर 1 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा हम लोग का ये प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट में अगर चेंजेस आएगा, हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी ये रेट पे बेचा, लेकिन हम लोगों ने अगर स्टैंडर्ड रेट पे बेचा होता तो चेंजेस क्या देखने को मिलता, मतलब ये चेंजेस किस लिए दिख रहा है, प्राइस के वजह से, बाकी क्वांटिटी तो यहाँ पर सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस वेरिएंस, ठीक है, सेलिंग प्राइस वेरिएंस। और यहाँ पर 2 - 3, ये देखो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक्चुअली कितना क्वांटिटी बेचेंगे और स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से बेचते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर रेट बराबर है, यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से रेशियो लगाते तो क्या होता। तो ये किस वजह से हमारा चेंज हो रहा है, ये मिक्स के वजह से, तो इसको हम लोग नाम देंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें मिक्सचर के लिए बताया जाता है, वो भी मोर देन 1 प्रोडक्ट हो तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है, ये वाला पॉइंट। अच्छा अब 3 - 4 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग, ये सेलिंग प्राइस होगा, सेल्स नहीं, ये सेलिंग प्राइस मिक्स वेरिएंस, सेलिंग प्राइस मिक्स वेरिएंस ये हो जाएगा
सेलिंग प्राइस सब वॉल्यूम वेरिएंस और ये हो जाएगा। इतना हम लोगों ने सोचा था इतना बेचेंगे और इतने रेट पे, और इतना बेचा है इतने रेट पे, सोचा था इतना बेचेंगे इतने रेट पे, तो जो डिफरेंस आया इस वजह से प्रॉफिट का, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रॉफिट वेरिएंस। बिल्कुल सेल के तरह ही है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट वेरिएंस। और एक वॉल्यूम वेरिएंस भी हो जाएगा यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से, 2 - 4 करके, है ना। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2 - 4 करके। ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आ जाएगा कि हम लोगों ने सोचा था कि एक्चुअल इतना स्टैंडर्ड में इतना बेचेंगे लेकिन बेचा है इतना, ठीक है। तो क्वांटिटी के डिफरेंस के वजह से जो प्रॉफिट का चेंजेस आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 - 4, ठीक है। तो इस पे मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, अगर मिल जाए तो करके देख सकते हो, नहीं तो हम देखते हैं, मेरे पास दूसरे किसी जगह से अगर मिल जाता है एक प्रैक्टिस के लिए हम दे देंगे और आंसर भी दे देंगे, करके देख सकते हो। तो आई थिंक समझ में आया होगा। एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।